तो दोस्तों ये कहानी कुछ दोस्तों के ग्रुप की है जो अमेज़न के खतरनाक जंगलों के बीच प्राचीन चीज़ों की खोज के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ जाते ही उन्हें एक ऐसा कबीला पकड़ लेता है जहाँ सिर्फ औरतें ही रहती थी और वो सभी औरतें उन आदमियों से शादी करके बच्चे चाहती थी। तो कहानी की शुरुआत कुछ शिकारियों की एक टीम से होती है जो एक भयानक जंगल में शिकार पर आए हुए थे। इन शिकारियों की टीम को जग्गा जहरीला नाम का एक बंदा गाइड कर रहा था। दरअसल ये टीम यहाँ पर एक नायाब पक्षी को ढूंढने आई थी जो कि सिर्फ इसी जंगल में पाया जाता था। इस टीम के मेन शिकारी का नाम मार्को था जिसका काम अपनी टीम की रक्षा करना था और इनके साथ प्रोफेसर आंडबात भी था। इस जंगल में आने का आइडिया इसी प्रोफेसर का था और साथ ये टीम भी इसी ने ही बनाई थी। आगे ये लोग एक अच्छी सी जगह देखकर वहाँ पर अपना टेंट लगा देते हैं। वहीं जग्गा जहरीला अपने साथ कुछ लोकल आदमी लाया हुआ था जिनका काम बाकी लोगों का सामान संभालना था। आगे टेंट लगाने के बाद मरियम बाथरूम करने जाती है, लेकिन उस बाथरूम में पहले से एक ठरकी गोरिल्ला मुठिया मार रहा था जिसको देखकर मरियम की फटकर हाथ में आ जाती है। तभी मार्को उसको मारने की कोशिश करता है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। वहीं वो गोरिल्ला भी डरकर भाग जाता है। अब मरियम नहाने की तैयारी करती है। वहीं प्रोफेसर आंडबात अपने असिस्टेंट जिम्मी चू को बता रहा था कि हम लोग यहाँ पर उस नायाब पक्षी को ढूंढने आए हैं और इसलिए हमारा ध्यान सिर्फ उस पक्षी पर ही होना चाहिए। लेकिन वहीं जिम्मी चू का ध्यान तो मरियम की चूचियों पर था और मरियम को नहाते हुए देखकर उसका काला घोड़ा खड़ा होकर सलामी देने लगता है। तभी प्रोफेसर भी उसे अपना सहलाता हुआ देख लेता है। वो उसे कहता है, अबे चूतिए तू देख क्या रहा है। जिसके बाद वो भी मरियम को नहाते हुए देख लेता है पर वो जैसे तैसे करके खुद पे कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद वो जिम्मी चू को एक दूरबीन देता है और कहता है, तुम जाकर उस पक्षी को ढूंढो और मैं भी जल्दी ही तुम्हारे पास आता हूँ। फिर जिम्मी चू के जाते ही प्रोफेसर आंडबात फिर से मरियम को देखने लगता है और सोचने लगता है, काश एक बार मुझे इसकी गुलाबी मिल जाए। उधर जिम्मी चू जो एक नंबर का ठरकी था वो जाकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है ताकि वो वहाँ से मरियम को पूरी नंगी देख सके। दूसरी तरफ मार्को का डंडा भी मरियम को देखकर खड़ा हो गया था, लेकिन इसी दौरान जिम्मी के पास वो ठरकी गोरिल्ला आ जाता है और वो भी उससे दूरबीन लेकर मरियम को नहाते हुए देखने लगता है। लेकिन जैसे ही उस जिम्मी की नज़र उस गोरिल्ला पर पड़ती है तो उसकी फटकर हाथ में आ जाती है। फिर कुछ ही देर में रात हो जाती है और सभी लोग खाना खाने लगते हैं और वहीं इन सबको दूर खड़ा हुआ एक आदि मानव देख रहा था। इसी बीच मार्को मरियम से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। प्रोफेसर बताता है कि मरियम का पति भी जानवरों की खोज करता था और फिर एक दिन वो अपनी खोज करने के लिए इसी जंगल में आया और अचानक गायब हो गया। उसके साथ मरियम का बेटा भी था और वो भी गायब हो गया। अब मरियम उन्हें यहाँ पर ढूंढने आई है। वहीं वो आदिमानव अभी भी उन्हें ही देख रहा था और इसी दौरान वो अपने एक दोस्त को इशारा करता है कि भाई देख उस लड़की की चूचियाँ कितनी बड़ी है। तभी उसका दोस्त भी दूर से मरियम को देखता है और मरियम को देखते ही उसे उससे पहली नज़र में प्यार हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो गोरिल्ला आ जाता है जिसको देखकर वो जंगली वहाँ से भाग जाते हैं। इसी बीच मरियम के अंधेरे बिल में एक सांप घुस जाता है। मरियम को लग रहा था शायद मार्को उसके मज़े ले रहा है, लेकिन जब वो उसका हाथ बाहर देखती है तब उसका शक प्रोफेसर पर जाता है। लेकिन तभी उसके हाथ भी ऊपर देखकर वो जिम्मी चू पर शक करने लगती है, लेकिन जिम्मी तो गद्दे फूंक कर अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। मरियम सोचती है यही भूतनी वाला मेरे को छेड़ रहा है और इसीलिए वो उसे एक जोर का चमाट लगा देती है। लेकिन जब जिम्मी चू खड़ा होता है तभी उसके भी हाथ बाहर देखकर मरियम की फटना शुरू हो जाती है कि आखिर मेरे बिल में घुसा क्या है। और इसके बाद वो डरकर वहाँ से भाग जाती है और दरअसल वो तीनों आदमी हैरान थे इसको क्या हो गया। फिर अगले दिन मरियम की नौकरानी हिना मार्को के पास जाकर पूछती है, क्या मैं आसपास घूमने जा सकती हूँ। और मार्को के हाँ करते ही वो घूमने के लिए जंगल में चली जाती है। आगे घूमते घूमते वो एक झरने के पास आती है जो कि बहुत ही खूबसूरत था। जिसके बाद हिना अपने सारे कपड़े उतार कर उस झरने में नहाने के लिए चली जाती है। इसके बाद वो जंगली भी घूमता घूमता वहाँ पर आ जाता है और हिना को नहाते हुए देख लेता है। अब हिना का कटीला बदन देखकर उसका तन चुका था, जिसके बाद वो एक रस्सी से झूलकर उसके पास जाने लगता है। लेकिन तभी वो चूतिया उस झरने में ही अटक जाता है। अब उसको देखकर हिना उसकी मदद करने आती है और उसे पानी से बाहर निकालकर उसकी जान बचा लेती है और उससे पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन उस जंगली को हिंदी नहीं आती थी और वो बस एक ही चीज़ बोलना जानता था कि मुझे दूध पीना है। हिना कहती है, नहीं मैं तुम्हें यहाँ पर दूध नहीं पिला सकती, लेकिन अगर तुम मेरे टेंट में चलो तो तुम मेरे खेत में दबाकर मजदूरी कर सकते हो। वहीं वो जंगली भी समझ जाता है ये तो अपनी पिंकी पिटवाने की बात कर रही है
वहीं दूसरी तरफ जिम्मी चू उस पक्षी को ढूंढ रहा था और तभी उसे एक पेड़ पर उस पक्षी का पंख मिल जाता है। फिर वो जब पंख को प्रोफेसर को दिखाने लगता है, ये देखकर वो बहुत खुश होता है। प्रोफेसर समझ चुका था कि वो इस पक्षी के बेहद करीब हैं, लेकिन तभी उनका एक आदमी घायल होकर उनके सामने आकर गिरता है और हम देखते हैं उस आदमी को बहुत सारे तीर मारे गए थे और उन तीरों पर लिखा था, हम आंडल कबीले के आदमी हैं। आंडल कबीले का नाम सुनते ही उनके लोकल आदमी वहां से डरकर भाग जाते हैं। अब ये देखकर रात होते ही वहां के कुछ लोग सतर्क हो जाते हैं। अब वो सब यहाँ से जाने का भी फैसला कर लेते हैं, लेकिन प्रोफेसर को पूरा भरोसा था कि वो आंडल कबीले को संभाल लेगा, क्योंकि वो उस पक्षी के बिना वहां से नहीं जाना चाहता था। अगली सुबह हम आंडल कबीले वाले लोगों को देखते हैं जो कि जोर जोर से म्यूजिक बजा रहे थे और वहीं म्यूजिक सुनकर जग्गा जहरीला मार्को से कहता है कि आंडल कबीले वाले आसपास ही है और वो कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। तभी मार्को सभी लोगों को बुलाकर कहता है कि हम सभी लोग खतरे में हैं, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। हम लोग एक बड़ा सा गड्ढा बनाएंगे और उसके ऊपर पत्ते रख देंगे। जब कबीले वाले हम पर हमला करने आएंगे तो वो हमारे बनाए हुए गड्ढे में गिर जाएंगे। अब मार्को की बात सुनकर सभी लोग गड्ढा बनाने लगते हैं, लेकिन जोश जोश में वे चूतिया इतना बड़ा गड्ढा बना देते हैं कि वो खुद ही उसमें फंस जाते हैं। इसी बीच आंडल कबीले वाले लोग भी उनकी तरफ बढ़ रहे थे और वो जल्दी ही इन सभी को पकड़ भी लेते हैं। आगे उन सभी लोगों को उस कबीले में लाया जाता है और वहाँ पर उन सभी को बांध दिया जाता है। वहीं वे कबीले वाले आग जलाकर पतीला गर्म करने लगते हैं, क्योंकि वो उन सभी को पकाकर खाने वाले थे। फिर आग जलाने के बाद वो लोग अपना हथियार तेज करने लगते हैं, लेकिन इसी बीच वो जंगली वहाँ पर आ जाता है और हीना को भगाकर अपने साथ ले जाता है। वहीं कबीले से दूर एक जंगली लड़की उन सभी लोगों को देख रही थी। इस लड़की का नाम मुन्नी था। वो उन गोरे आदमियों को देखकर अपनी बाकी साथियों को भी वहाँ पर बुला लेती है। दरअसल उन लड़कियों ने जिंदगी भर काली चमड़ी ही देखी थी, इसलिए पहली बार गोरी चमड़ी को देखकर वे लड़कियां हैरान हो रही थी। अब वो कबीले वाले जैसे ही उन कैदियों को मारने लगते हैं, तभी मुन्नी उन पर हमला कर देती है। उधर कबीले वाले भी ये सब देखकर घबरा जाते हैं और तभी सभी लड़कियां मिलकर उन पर हमला बोल देती हैं, जिससे पूरा आंडल कबीला मिलकर भाग जाता है। तभी मुन्नी के कहने पर सभी को आज़ाद कर दिया जाता है। आगे वो सभी से कहती है, तुम्हें हमारे कबीले में चलना होगा। इस पर मार्को पूछता है, तुम हमारे साथ क्या करना चाहती हो? मुन्नी कहती है, हमने हमेशा काले घोड़ों की सवारी करी है और हमारे बच्चे भी काले ही पैदा होते हैं, इसलिए हम तुम गोरे लोगों से अपनी पिंकी पिटवाकर गोरे और सुंदर बच्चे पैदा करना चाहते हैं। अब मुन्नी की ये बात सुनकर वे तीनों आदमी काफ़ी खुश हो जाते हैं, जिसके बाद वो लड़की अपने कबीले की तरफ सभी को ले जाने लगती हैं। रास्ते में मुन्नी प्रोफेसर आंडबात को अपने कबीले के बारे में बताने लगती है कि हमारे कबीले का नाम हिडम्बा कबीला है और हमारे कबीले में सिर्फ लड़कियां ही रहती हैं। दरअसल हमारे कबीले को श्राप मिला हुआ था कि हम सब सिर्फ काले घोड़ों की ही सवारी कर पाएंगी और इस श्राप की वजह से ही हमारे कबीले में सिर्फ लड़कियों का ही जन्म होता था। लेकिन अब जब तुम गोरे आदमी हमारे खेत में मजदूरी करके वहाँ पर अपना खून पसीना बहाओगे, तब जाके हमें इस श्राप से मुक्ति मिल पाएगी। आगे ही सभी लोग हिडम्बा कबीला में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सभी लड़कियाँ उन लोगों को स्वैग से स्वागत करती हैं। फिर कुछ देर बाद उस कबीले का सरदार पप्पू शिलाजीत उन लोगों से मिलने के लिए आता है। दरअसल ये सभी लड़कियां इन्हें अपना बाप मानती थी, लेकिन कभी कभी ये अपने बाप के साथ पाप भी कर लिया करती थी। पर तभी मरियम देखती है ये तो उसका पति है और अपने पति को जिंदा देखकर वो खुशी के मारे बेहोश हो जाती है। आगे पप्पू शिलाजीत उसे बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। वो बताता है कि 20 साल पहले वो अपने बेटे के साथ इस जंगल में घूम रहा था और वहीं मरियम अपने टेंट में मजे से सो रही थी। दरअसल पप्पू शिलाजीत इस जंगल में जानवरों की खोज में आया था, लेकिन वहां पर घूमते घूमते वो आंडल कबीले के हाथ लग जाता है। लेकिन तभी हिडिम्बा कबीले की लड़कियां उसे बचाकर अपने साथ अपने कबीले में ले जाती हैं। वो कहता है ये लड़कियां बहुत ही अच्छी हैं, इन्होंने मुझे कभी भी तुम्हारी कमी महसूस नहीं होने दी। मैं जब भी इन्हें बोलता था ये मुझसे अपनी पिंकी पिटवाने के लिए तैयार हो जाती थी। मरियम मुझसे पूछती, अबे हफ्सी हमारा बेटा कहाँ पर है? पप्पू शिलाजीत कहता है कि हमारे बेटे का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वो जिंदा है और हमारे आसपास में ही है। वहीं हम देखते हैं वो गोरा जंगली जिसका नाम मिम्बा था, वो इन्हीं दोनों का बेटा था। इसके बाद हम मिम्बा को देखते हैं जो अपने साथियों को इंग्लिश सिखा रहा था। आगे पप्पू शिलाजीत मेहमानों से मिलने आता है। वो प्रोफेसर की टीम के पास आकर उन्हें बताता है, कल तुम तीनों की शादी होने वाली है, जिसके अगले दिन सुहागरात मनाने के बाद तुम्हारी फिर से शादी होगी और उनके साथ भी सुहागरात मनाने के बाद तुम्हारी फिर से शादी होगी और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक पूरा कबीला तुमसे अपनी पिंकी नहीं पिटवा लेता। अब ये सब सुनकर जिम्मी चू बहुत ही खुश हो जाता है। वहीं मार्को भी खुश था, क्योंकि शहर में तो उसे बहुत मुश्किल से लड़की मिलती थी, लेकिन अब यहाँ तो इसे रोज ही मिलने वाली थी।
फिर अगले दिन ही उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वहीं मरियम को भी मुखिया बना दिया गया था और वो पप्पू शिलाजीत के पास ही बैठी हुई थी। फिर कुछ देर बाद वो तीनों लौंडे भी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी मुन्नी उन्हें वो नायाब पक्षी दिखाती है जिनको कबीले की लड़कियों ने अपने पास रखा हुआ था। अब उस पक्षी को देखकर प्रोफेसर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो लोग जिस पक्षी को इतने टाइम से ढूंढ रहे थे वो इन्हें इसी कबीले में मिल गया था। अब जल्दी ही शादी की रस्म शुरू हो जाती है। उन तीनों को लग रहा था कि उनकी मुन्नी जैसी लड़की से ही शादी होगी, लेकिन उनकी शादी तो इन हाथियों की बच्ची से करा दी जाती है, जिसके बाद इन लोगों को जबरदस्ती सुहागरात मनाने के लिए भेजा जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं इन औरतों ने इन आदमियों का बहुत बुरा हाल कर दिया था। ये तीनों आदमी उन औरतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और किसी भी हालत में इस कबीले को छोड़कर वहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन मुन्नी इन्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने देती। वहीं पप्पू शिलाजीत भी इन्हीं का साथ दे रहा था, इसलिए मुन्नी उससे मुखिया का पद छीन लेती है। इसके बाद वो खुद को ही उस कबीले की मुखिया बना लेती है। फिर कुछ देर बाद उन लोगों की फिर से शादियाँ होने वाली थी और इस बार तो शादी में पप्पू शिलाजीत को भी शामिल कर लिया गया था। आगे उन सभी को फिर से वो पक्षी दिखाया जाता है। उधर जग्गा जहरीला अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। वहीं हीना भी मिम्बा को लेकर वहाँ पर आ गई थी ताकि वो अपने साथियों को उन औरतों से बचा सके। तभी जग्गा जहरीला के साथी उन कबीलों पर गोलियां बरसाने लगते हैं, जिस वजह से वहाँ के लोगों में भगदड़ मच जाती है। वहीं मिम्बा भी अपने जानवर दोस्तों को बुलाने लगता है और उसकी आवाज़ सुनकर बहुत सारे हाथी उस कबीले की तरफ दौड़े चले आते हैं। वहीं प्रोफेसर आंडबात मौका देखकर उस पक्षी को उठा लेता है, जिसके बाद वो सभी उस कबीले से भाग जाते हैं। इसके बाद वो हाथी भी उस कबीले तक पहुंच जाते हैं और जग्गा जहरीला के सभी साथियों को कुचल देते हैं, लेकिन वो लोग फिर भी बच जाते हैं। फिर कहानी के अंत में हम देखते हैं प्रोफेसर आंडबात के सारे साथी बच चुके थे और वहीं जग्गा जहरीला के साथियों को मुन्नी का कबीला पकड़ लेता है और अब वो उन लोगों से अपनी पिंकी पिटवाएंगी। उधर मरियम को भी अपना बेटा मिल जाता है, जिसको पाकर वो बहुत खुश थी। जिसके बाद सभी लोग वापस शहर आ जाते हैं और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।